आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पेट्रोल के दाम घटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हो चुकी हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल अब भी 102 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। केजरीवाल की तरफ से ने सरकार से पेट्रोल की कीमत घटाकर 82 रुपए प्रति लीटर करने की मांग की। यूपी वक्फ बोर्ड को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि नए बोर्ड में महिलाओं, पिछड़े और पसमानदा मुसलमानों को समेत सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का लक्ष्य सनातन परंपरा को बदनाम करना है और उत्तर प्रदेश में माफिया राज पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस दौरान उन्होंने बांदा को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच में खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए मोबाइल और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए गैंग ऑपरेट करता था। गैंग पर हत्या, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, अपहरण और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने पूरे ट्रस्ट को भंग कर न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केवल इस्तीफे लेने से मामला खत्म नहीं होगा और आरोपियों के साथ पुलिस के व्यवहार ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। फडणवीस सरकार ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें 3 पूर्व न्यायाधीश, 1 संवैधानिक विशेषज्ञ, 1 वरिष्ठ अधिकारी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े 2 सदस्य शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में सुनने के लिए हजारों भारतीय जुटे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकियों के ठिकानों पर हुई कार्रवाई की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब चाबहार बंदरगाह तक पहुंच गया है। सीएनएन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद चाबहार और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है और बंदरगाह की कुछ संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शंकराचार्य गौमाता और सनातन परंपराओं को लेकर बेहद चिंतित हैं और सरकार को इस दिशा में गंभीर कदम उठाने चाहिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, प्रकाश चिकबराइक और सुखेंदु शेखर रॉय ने कोलकाता में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिससे राज्य की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। कर्नाटक में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने राज्य सरकार से रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने और अपना रुख साफ करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा को अपने शासित राज्यों में भी जनगणना कराने की चुनौती दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच वीआईपी दर्शन पास व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी बंद कर दी गई है और अब इनके नाम से किसी भी प्रकार के दर्शन पास जारी नहीं किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बारुपुर में 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत की जांच सीआईडी को सौंप दी है। इसके साथ ही मामले की न्यायिक जांच भी जारी रहेगी ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। उत्तराखंड के देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के कारण आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और लखनऊ में हाल में हुई आग की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नगर निकायों को अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर जमीन पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई कर सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अहम समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेकर दोस्ती का संदेश दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के कारण पातालगंगा नदी उफान पर आ गई। बाढ़ का पानी गैस सिलेंडर भरने वाले प्लांट तक पहुंच गया, जिससे करीब 3000 एलपीजी सिलेंडर बहते नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में मामूली कटौती की है। चालू वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.4% कर दिया गया है। हालांकि आईएमएफ ने कहा है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म सतलुज विवाद के बीच एक पुराना वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब और पंजाबियों ने झेला है और इतिहास को भूलकर किसी भी तरह के उग्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को बड़ी राहत दी है। अब इलेक्ट्रिक IE85, M100 और हाइड्रोजन से चलने वाले व्यावसायिक वाहनों को अगले 7 साल तक परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब एफपीआई को अपनी रजिस्ट्रेशन फीस डॉलर की जगह भारतीय रुपए में जमा करनी होगी। नए नियम 6 महीने बाद लागू होंगे। इसके साथ ही सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को इंट्राडे उधारी लेने की भी अनुमति दे दी है। मुंबई के जेजे अस्पताल में डॉक्टरों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना शिंदे गुट के नगर सेवक रमेश महात्रे पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप है। डॉक्टरों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रही है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। रिंग रोड पर सड़क धंसने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं राजघाट समेत कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया।
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच कई अहम समझौते हुए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम निर्यात करने की डील को अंतिम रूप दिया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के कैंपस खुलने से दोनों देशों की नॉलेज पार्टनरशिप को नई मजबूती मिलेगी और भारतीय छात्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताया है। उसने कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले बुंदेलखंड पिछड़ेपन, भूमाफियाओं और डकैतों की पहचान बन गया था, लेकिन अब क्षेत्र तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। तेज बहाव और मलबे की चपेट में कई घर, दुकानें और वाहन बह गए। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन और राहत दल प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर बचाव अभियान कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 61 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब कांग्रेस में बगावत की अटकलों के बीच नाराज नेताओं का गुट फिलहाल बैकफुट पर आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि पार्टी को एकजुट रखना सबसे जरूरी है और हाईकमान जो भी रणनीति तय करेगा सभी नेता मिलकर उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ईरान के मशहद शहर में सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अंतिम रस्में इमाम रजा दरगाह में संपन्न की जाएंगी, जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। न्याय की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। टिहरी जिले के सुरखंडा देवी और कद्दूखान क्षेत्र में एक होटल और कई मकान भरभरा कर ढह गए। कई जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ट्रक और क्रूजर कार के बीच भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।